हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप you all are happy, healthy and fine. Welcome back to your SST class. Now in today's class we are going to start with our new chapter, which is chapter number 4, and the title of the chapter is Town Traders and Craftsmen, right? So let's start with the chapter. During the medieval period of India was prosperous. अगर हम medieval period को देखें तो उस टाइम पे इंडिया काफी ज्यादा prosperous हुआ करता था. This development was a result of the political and economic policies provided by Delhi Sultans and the Mughal rulers. अब बच्चों, जो भी ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिला वो किसका रिजल्ट था? वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज का रिजल्ट था, जो कि प्रोवाइड किया था हमें दिल्ली सुल्तान्स ने एंड मुगल रूलर्स ने. ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग्स. जिस टाइम पे किंग्स क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे इन एरिया पे, उस टाइम पे हमें ट्रेड और कॉमर्स भी काफी ज्यादा फ्लरिश होते हुए दिखा. अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू टाउन्स डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिला कि जो बड़े बड़े टाउन्स है उनको डेवलप भी किया जा रहा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में. वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज टाउन्स मेनली फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स. और बच्चों, हमें इन टाउन्स के बारे में मेनली कैसे पता लगता है? हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को देख के पता लगता है, एंड जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं हमें उससे भी पता चलता है, जैसे कि आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ लैंड ग्रांट्स एंड लैंड रेवेन्यू, रूलर्स बायोग्राफीज. ये सारी ही चीजें हमें बताती हैं कि उस टाइम पे कैसे टाउन्स एग्जिस्ट किया करते थे. वी ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स. अब बच्चों, हमें इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है? जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स है उनके अकाउंट से भी मिलती है, जैसे कि इब्न बतूता, अल बेरूनी, उसके अलावा आपके दुआरते बाबुर शाह एंड रल्फ फिच. ये सारे क्या है बच्चों? फॉरेन ट्रैवलर्स है जिनके अकाउंट से हमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है. नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ टाउन्स. हमारे पास कौन से टाइप के टाउन्स थे, राइट? सो अ टाउन इज कॉमनली डिफाइंड एज लिविंग प्लेस वेयर पीपल इंस्टेड ऑफ फार्मिंग आर engaged in different type of activities to earn their livelihood. सो बच्चों, टाउन्स को क्या बोला गया? टाउन्स को ऐसी जगह बोली गई जहाँ पे लोग रहते थे और इंस्टेड ऑफ फार्मिंग वो क्या करते थे? वो इंगेज हुआ करते थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में, ताकि वो अपने लाइवलीहुड को अर्न कर पाए. नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टाउन and classified on the basis of different functions each one performed. अब बच्चों, जो टाउन्स थे उनको भी ढेर सारे अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस हमने क्या किया था? उनको कैटेगराइज किया था. The towns developed in the medieval period were court towns. अगर हम देखें तो जो भी टाउन्स डेवलप किए गए थे मेडिवल पीरियड के टाइम पे, वो ज्यादा कोर्ट टाउन्स हुआ करते थे, पिलग्रिमेज सेंटर्स हुआ करते थे, ट्रेडिंग टाउन्स हुआ करते थे, पोर्ट्स एंड वेरियस अदर टाइप ऑफ टाउन्स भी हमें देखने को मिलते थे. In this chapter, we shall read about different types of towns during the medieval period. So इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि मेडिवल पीरियड के टाइम पे कौन कौन से डिफरेंट टाइप के टाउन्स हमें देखने को मिली है. So the first one is your capital town. So the places where the rulers of the medieval period held their courts. So बच्चों, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि जो कैपिटल टाउन्स थे वो ऐसे प्लेस थे जहाँ पे जितने भी रूलर्स हुआ करते थे मेडिवल पीरियड के, वो अपने कोर्ट को यहीं पे लगाते थे, एंड वो बहुत ही फास्टली क्या हो गए? रैपिडली ग्रो हो गए टाउन्स में. These were also centers of administration. अब बच्चों, ये जो कैपिटल टाउन्स हुआ करते थे यही सेंट्रल हुआ करते थे, या फिर आप बोल सकते हो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, पठान, उसके अलावा लखनौती, दौलताबाद, हम्पी, ये सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे रूलर्स जो थे उस टाइम के, उन्होंने स्टैब्लिश किया था अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स को. नाउ कमिंग टू, डिड यू नो, क्या आपको पता है अकबर हेल्ड कोर्ट फर्स्ट इन दिल्ली. अकबर ने सबसे पहले अपने कोर्ट को कहाँ रखा था? दिल्ली में रखा था. उसके बाद वो उसने फतेहपुर सीकरी में रखा, एंड देयर आफ्टर हमें लाहौर में भी उसका कोर्ट देखने को मिला. इन दिस वे ये जो 3 सिटीज है वो डेवलप हुई, राइट? नाउ दिस प्लेसेस अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल द ओवर इंडिया और अदर कंट्रीज. सो बच्चों, ये जो प्लेसेस है वो अट्रैक्ट करती थी ढेर सारे लोगों को, नोबल्स, क्राफ्टमैन, ऑफिशियल, सोल्जर्स, स्कॉलर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, एंटरटेनर्स. ये सारे ही सेटल्ड हो रहे थे ऐसे सेंटर्स में, सो दैट कि वो रूलर्स को सर्व कर पाए. देयर नीड्स क्रिएटेड अ डिमांड फॉर गुड्स सच एज क्लोथ्स, राशन, उसके अलावा वेपन्स, पेपर एंड अदर आइटम्स रिक्वायर्ड बाय द पीपल. सो बच्चों, उनकी जो नीड थी
उसने क्या किया, उसने एक डिमांड को क्रिएट कर दिया कि गुड्स की डिमांड और ज्यादा होने लग गई, जैसे कि आपके क्लोथ्स हो गए, राशन हो गया, वेपन्स हो गए, पेपर हो गए, और बहुत सारे ऐसे आइटम्स थे जिनकी लोगों को जरूरत थी। टू मीट दिस डिमांड जो फैक्ट्रीज और शॉप है बच्चों, उनका सेटअप किया गया इन टाउन्स में। Hence, many craftsmen and unskilled worker migrated to these cities. So बच्चों इसी वजह से बहुत सारे क्राफ्टमैन और बहुत सारे ऐसे अनस्किल्ड वर्कर्स थे जो कि माइग्रेट होना चालू हो गए इन सिटीज में। These craftsmen were weavers. अब बच्चों जो क्राफ्टमैन थे वो कौन कौन थे, वो वीवर्स भी हुआ करते थे, वो आयरन स्मिथ भी हुआ करते थे, वो कॉबलर्स भी हुआ करते थे, एंड दे फ्लरिश्ड वेल एट दिस सेंटर्स, और इन सेंटर्स पे आके वो बहुत ज्यादा फ्लरिश भी हुए। जो हमारी लर्निंग एंड कल्चरल एक्टिविटीज थी वो भी काफी ज्यादा फ्लरिश हुई, एंड इन सभी चीजों की वजह से क्या देखने को मिला, हमें रैपिड अर्बनाइजेशन देखने को मिला एट द कैपिटल टाउन्स। देन वी हैव टेम्पल एंड पिलग्रिमेज टाउन्स। सो बहुत सारे टाउन्स को डेवलप किया गया बिकॉज ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। Some towns such as Tanjore, Madurai, Tirupati and Somnath, इन सभी को डेवलप किया गया एज टेम्पल टाउन्स। जितने भी रूलर्स हुआ करते थे, मर्चेंट्स हुआ करते थे या फिर नोबल्स हुआ करते थे, वो यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में मनी को क्या किया करते थे बच्चों, डोनेट किया करते थे टू दी टेम्पल्स। हेंस मेनी टेम्पल्स बिकम स्टोर हाउस ऑफ वेल्थ, और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जो कि स्टोर हाउस बन चुके थे वेल्थ के। द टेम्पल ऑफ सोमनाथ एट काठीवार, ये क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है बहुत ही वेल्दी टेम्पल का ऑफ मेडिवियल पीरियड। मेनी पीपल यूज टू विजिट दिस टेम्पल फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इसी टेम्पल पे विजिट करते थे और बहुत दूर दूर से विजिट करने के लिए आते थे। So many people settled around the temple to meet the requirements of these pilgrims, और बच्चों बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि टेम्पल के अराउंड ही सेटल हो गए थे ताकि जितने भी रिक्वायरमेंट्स इन पिलग्रिम्स की उनको फुलफिल कर पाए। Hence the town of काठीवार वो ग्रो होता गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन बन गया। काशी जिसको हम बनारस भी बोलते हैं, एंड प्रयाग जिसको हम आज के टाइम पे इलाहाबाद बोलते हैं, ये हमारे डेवलप्ड हुए हैं एज अ पिलग्रिमेज सेंटर्स। उसके अलावा दरगाह ऑफ सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती एंड एट अजमेर एंड ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया इन दिल्ली, ये भी अट्रैक्ट करते हैं बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज को। दे सेटल्ड अराउंड द दरगाहs एंड टाउन्स डेवलप। सो बच्चों उन्होंने क्या किया, उन सारे लोगों ने सेटल होना स्टार्ट कर दिया अराउंड द दरगाहs एंड अराउंड द टाउन्स जो कि डेवलप हो रहे थे। द टाउन ऑफ अमृतसर वो भी डेवलप हुआ अराउंड द सिख शरीन which is Harminder Sahib. Now coming to commercial and trading towns, right? So बच्चों some commercial towns उनको develop किया गया as a result of products found in that region or because of its nearness to the ports और long important trade routes. So बच्चों बहुत सारे ऐसे commercial towns हैं जिनको develop किया गया, और क्यों किया गया, क्योंकि इसकी काफी ज्यादा नियरनेस थी पोर्ट से या फिर लॉन्ग इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। There were inland trading towns and port towns as well. तो यहाँ पे दो तरीके के क्या थे बच्चों, टाउन थे। एक आपके inland trading towns भी हुआ करते थे और port towns भी हुआ करते थे। So the inland trading towns were linked by the roads to other administrative center और craft center. So बच्चों जो हमारे inland trading towns हुआ करते थे उनको लिंक तो किया गया था, लेकिन उनको रोड से लिंक किया गया था to other administrative centers और craft centers. एग्जाम्पल है इन टाउन्स के जैसे कि ओशियन एंड बयाना इन राजस्थान एंड पटना इन बिहार एंड कुंभकोणम इन तमिलनाडु। Now ports were important for international maritime trade. So बच्चों जो ये पोर्ट थे ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे किसके लिए, इंटरनेशनल maritime ट्रेड के लिए, एंड द ग्रोथ ऑफ ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, चाइना, यूरोप, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा हमें प्रोस्पेरिटी देखने को मिली इन टाउन्स में। सूरत, बारोच जिसको आप बारूच के नाम से भी जानते हैं, एंड कॉम्बे, सोनारगांव, चिट्टागांव एंड सतगांव, ये क्या है बच्चों, ये सारे आपको ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बैसीन बिटवीन वसाई एंड धाबोल और भटकाल भी क्या है बच्चों, आपको कोंकण कोस्ट में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कैलकट एंड कोचिन क्या है बच्चों, आपको मालाबार कोस्ट में देखने को मिलते हैं, और ये सारे ही बहुत ज्यादा फ्लरिशिंग पोर्ट थे, एंड हम बोल सकते हैं फ्लरिशिंग पोर्ट टाउन्स थे ऑफ द मेडिवियल पीरियड। नाउ कमिंग टू सेंटर्स ऑफ आर्ट. So sometimes a town specialized in a particular craft.
दैट वॉज फेवर्ड बाय द किंग्स एंड नोबल्स। तो कभी कभी क्या होता था बच्चों कि जो टाउन होता था वो स्पेशलाइज होता था एक पर्टिकुलर क्राफ्ट में या फिर आर्ट में, एंड किंग्स उनको बहुत ज्यादा फेवर किया करते थे, या फिर जो नोबल्स हुआ करते थे वो भी इनको फेवर किया करते थे। दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट टाउन्स, और इसी वजह से हमें ग्रोथ भी देखने को मिली क्राफ्ट टाउन्स में। नाउ फॉर एग्जाम्पल बिदार वॉज वेरी फेमस फॉर इट्स ब्यूटिफुल बिदारी वर्क। उसके अलावा पतन एंड बुरहानपुर, काशी, ढाका एंड कांची, ये भी बहुत क्या थे बच्चे, सेंटर्स थे टेक्सटाइल प्रोडक्शन के। आगरा वॉज नोन फॉर इट्स कारपेट वीविंग इंडस्ट्री, आगरा को भी जाना जाता है उसकी कारपेट वीविंग इंडस्ट्री की वजह से। उसके अलावा मुर्शिदाबाद बच्चों बहुत ही प्रोमिनेंट सेंटर हुआ करता था डिफरेंट काइंड ऑफ सिल्क फैब्रिक्स का, राइट। नाउ कमिंग टू हम्पी। तो बच्चों हम्पी कहाँ लोकेटेड है, ये आपके नॉर्दर्न कर्नाटका में लोकेटेड है अलोंग द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर। ड्यूरिंग 14th सेंचुरी जो हम्पी था बच्चों वो कैपिटल हुआ करता था विजयनगर एम्पायर का, एंड इट वाज फाउंडेड इन 1336 सीई बाय टू लोकल प्रिंस जिनका नाम था हरिहर एंड बुक्का। इट वाज आल्सो नोन एज विजयनगर, हम्पी को विजयनगर के नाम से भी जाना जाता था और वीरू प्रकाशपुरा के नाम से भी जाना जाता था। इट इज लोकेटेड विद द रिवर ऑन वन साइड, एक साइड पे आपको रिवर देखने को मिलता था, एंड ग्रेनाइट रिज ऑन द अदर थ्री साइड्स। अब बच्चों बाकी की जो तीन साइड है उसमें आपको ग्रेनाइट रिज देखने को भी मिला करता था। दिस मेड इट वेल डिफाइंड सिटी, और इसी की वजह से जो हम्पी था बहुत ही वेल डिफाइंड सिटी बन गया। हम्पी वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर फॉर कॉटन एंड स्पाइसेस। अगर आप हम्पी की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी क्या बन गया, एक ट्रेड सेंटर बन चुका था कॉटन और स्पाइसेस की ट्रेडिंग के लिए। पिनाकल ड्यूरिंग द राइन ऑफ कृष्णा देवराया जिन्होंने रूल किया था फ्रॉम 1509 सीई टिल 1529 सीई। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो विजयनगर था बच्चों उसने एंजॉय किया है बहुत ही प्रोस्पेरस ट्रेड रिलेशनशिप को विद द फॉरेन कंट्रीज, जिसमें इंक्लूड होती है आपकी पर्शिया, अरेबिया, चाइना, सेवरल आइलैंड्स इन इंडियन ओशियंस। जो हम्पी है बच्चों वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था अपने रिच मार्केट्स के लिए, अपने ब्यूटीफुल टेम्पल्स के लिए एंड एक्सलेंट पैलेसेस के लिए। जितने भी मर्चेंट्स थे, एम्बेसडर्स थे, वो भी हम पे विजिट करते थे ट्रेड और ट्रेड रिलेशनशिप्स के लिए विद दिस सिटी फ्रॉम अ डिस्टेंट कंट्रीज, राइट। जो हम्पी था बच्चों वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था अपने मॉन्यूमेंट्स के लिए, अपने टेम्पल्स के लिए। देयर वर बिल्डिंग विद स्प्लेंडेड आर्क्स, राइट। हमें बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसे देखने को मिली है जिनके आर्क्स बहुत ज्यादा स्प्लेंडेड है, डोम्स बहुत ज्यादा सुंदर है। पिलर हमें हॉल देखने को मिलते हैं विद नीश फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स, राइट। अब बच्चों ये जो स्कल्पचर के मोटिव्स है लाइक लोटस एंड कॉर्बल्स ये भी अडॉर्न किए गए हैं वॉल में, एंड जितने भी पिलर्स थे बिल्डिंग्स के उसमें भी हमें ये देखने को मिलते हैं। हम्पी हैड मेनी टेम्पल्स, हम्पी में बहुत सारे टेम्पल्स है जिसमें इंक्लूड होते हैं हमारे विठल स्वामी टेम्पल, द हजार रामा टेम्पल एंड वीरूपक्ष टेम्पल, राइट। सो द विठल टेम्पल को हम रिगार्ड करते हैं एज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ हम्पी। नाउ द कल्चर एक्टिविटीज टुक प्लेस इन द टेम्पल्स, जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज होती थी वो सारी ही टेम्पल में की जाती थी। एंड ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स जितने भी देवादासीज होते थे मतलब कि टेम्पल के डांसर्स होते थे वो परफॉर्म करते थे बिफोर द रॉयल्टी एंड द ऑडियंसेस। In 1565 CE, after the death of Krishna Deva Raya, the unfiled armies of five kingdoms, जो कि कौन कौन से थे, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर एंड बेदार एंड बेरार, उन्होंने डिफीट किया और डिस्ट्रॉय भी कर दिया विजयनगर एम्पायर को एट द बैटल ऑफ तालीकोटा। बट वेरी सून जो मुगल्स थे उन्होंने भी अटैक किया बीजापुर पे एंड उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था रीजन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। नाउ ये जो कैपिटल सिटी हुआ करता था जो कि होल्ड करता था रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर को, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका उन्होंने स्टार्ट किया है ऑर्गेनाइज करना विजयनगर फेस्टिवल को इन दिसंबर एवरी ईयर विद द मोटिव टू रिक्रिएट द ग्रैंडियर ऑफ हम्पी, राइट। तो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है बच्चों, गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइज करती है विजयनगर फेस्टिवल को और हमेशा ही हर साल दिसंबर को देखने को मिलता है। और गवर्नमेंट का मोटिव क्या है कि वो रिक्रिएट कर पाए जो भी हम्पी का ग्रैंडियर हुआ करता था उस टाइम पे उसको। नाउ कमिंग टू मसूलीपट्टनम। सो मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम आप कुछ भी बोल सकते हो, ये लोकेटेड है आपके कोरोमंडल कोस्ट में इन द आंध्र प्रदेश।
इट वॉज अ पोर्ट टाउन इन द किंगडम ऑफ गोलकोंडा। सो बच्चों ये क्या है, ये पोर्ट टाउन है और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, गोलकोंडा के किंगडम में देखने को मिलता है। इट लाइज ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर। और बच्चों ये कहाँ लाया करता है, ये लाया करता है डेल्टाज में। और कौन से रिवर की डेल्टा में, कृष्णा रिवर की डेल्टा में। द नेम हैज बीन डिराइव फ्रॉम द गेटवे। जो नेम है उसको डिराइव किया गया है फ्रॉम द गेटवे, जिसको डेकोरेट किया गया था विद द आईज ऑफ अ फिश। इट इज बिलीव दैट कि जो मसूलीपट्टनम है बच्चों, इट वॉज फाउंडेड इन 14th सेंचुरी बाय द अरब्स। जो अरब्स थे उन्होंने ही क्या किया था, उन्होंने ही फाउंड किया था किसको बच्चों, मसूलीपट्टनम को। इन 17th सेंचुरी इट बिकेम अ ट्रेड सेंटर। लेकिन 17th सेंचुरी तक आते आते मसूलीपट्टनम एक ट्रेड सेंटर बन चुका था फॉर द फ्रेंच, ब्रिटिश एंड डच traders. It became the first trading part of the Coromandel coast which established by the British East India Company. और बच्चों ये क्या बन गया, ये पहला ऐसा ट्रेडिंग पार्ट बन गया था कोरोमेंडल कोस्ट का, जिसको स्टैब्लिश किया था किसने, स्टैब्लिश बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। The coast city was popular for its fishing trade, carpet and weaving industries. जो हमारे कोस्ट सिटी थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी अपने फिशिंग ट्रेड के लिए, अपने कारपेट एंड वीविंग इंडस्ट्रीज के लिए, एज वेल एज जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस थी। ये जो पोर्ट टाउन है ये फेमस था अपने कलामकारी टेक्सटाइल्स के लिए एंड प्रिंटिंग के लिए, दैट यूजेस वेजिटेबल डाइज, क्योंकि इनको प्रिंट करने के लिए जो सब्जियां होती थी उनके डाइज को यूज किया जाता था। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी जितने भी वेस्टर्न ट्रेडर्स थे दे वर अट्रैक्टेड बाय दिस आर्ट, विच मीन्स कि जो भी वेस्टर्न ट्रेडर्स आ रहे थे वो इस आर्ट से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, एंड विच ब्रॉट इनफ वेल्थ टू इंडिया, जिसकी वजह से हमें इंडिया में भी बहुत सारी वेल्थ देखने को मिली है। सो बच्चों जितना भी गोल्ड था, जितना भी सोना था, उसको इंपोर्ट किया जाता था एट मसूलीपट्टनम एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था अदर रीजन्स ऑफ इंडिया में। जितना भी इनलैंड ट्रेड था वो भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था यहाँ पे विद टबैको एंड डाइड कॉटन टेक्सटाइल्स। उसको ट्रांसपोर्ट किया गया था फ्रॉम हेयर टू बंगाल, एंड इंडिगो जो कि जिसको हम नेचुरल डाई के नाम से भी जानते हैं, उसको भी ट्रांसपोर्ट किया गया था यहाँ से फ्रॉम दी बंगाल। Masulipattnam presented a unique feature of fusion of the Hindu, Muslim and Christian cultures. So बच्चों इस जगह पे आपको एक फ्यूजन देखने को मिलता है सारे कल्चर्स का, और यहाँ पे इंक्लूड होते हैं आपके हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन कल्चर्स। When Aurangzeb annexed Golconda in 1687 CE, जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था देखने के लिए कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स एंड सेटअप है for their trading post in Bombay, which is now known as Mumbai, कोलकाता एंड मद्रास, जिसको आप आज के टाइम पे चेन्नई के नाम से भी जानते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम जो मसूलीपट्टनम था बच्चों, उसने अपनी इंपॉर्टेंस को धीरे धीरे करके खो दिया था। देन वी हैव सूरत। तो बच्चों सूरत क्या था, एक पोर्ट सिटी था जो कि लोकेटेड कहाँ पे था, ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड जो सूरत है बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोर्ट बन चुका था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन बन चुका था। सूरत वॉज ऑल्सो अ पॉपुलर गेटवे ऑफ पिलग्रिम्स। अब सूरत क्या था बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेट हुआ करता था पिलग्रिम्स के लिए, who wish to travel to मक्का, राइट। अगर किसी को मक्का में ट्रैवल करना होता था तो सूरत क्या था बच्चों, एक गेटवे बन चुका था। ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल्स जो सूरत था बच्चों वो मेन ट्रेड सेंटर था इंडिया का। नाउ अगर हम लोकेशन की बात करें तो सूरत की लोकेशन काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी। On most important sea route was traced by the Europeans. It was the first occupied by the Portuguese. इस जगह को सबसे पहले ऑक्यूपाई किसने किया था, पोर्चुगीज ने किया था, उसके बाद ब्रिटिश ने भी किया, राइट। सूरत हैज रिमेन्ड एज द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। सूरत आज के टाइम पे भी सेंटर है बच्चों किसका, ट्रेड का और इंडस्ट्रीज का। एंड जो मेन इंडस्ट्रीज है वो टेक्सटाइल की है, राइस, कॉटन, पेपर मिल्स की आपको देखने को मिलेगी। एंड बिसाइड दिस जो सूरत है वो बहुत ज्यादा फेमस है डायमंड कटिंग के लिए एंड पॉलिशिंग के लिए। सूरत को ऑफनली हम क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। जितने भी मर्चेंट्स हैं ऑफ मेनी डिफरेंट कम्युनिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि यहीं पे रहते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके मुल्तानीज, कश्मीरीज, मुस्लिम मर्चेंट्स ऑफ दी बोहरा कम्युनिटी एंड बनियान्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। फर्दर जो सिटी है बच्चों दे ऑल्सो हैड कम्युनिटीज ऑफ अरब, ऑफ टर्किश, पारसी, उसके अलावा अमेरियन मर्चेंट्स, ये सारे ही आपको सूरत में देखने को उस टाइम पे मिलते थे। लेकिन हुआ क्या कि सूरत पे भी अटैक हुआ एंड दिस अटैक वाज डन बाय मराठास इन 1723 CE एंड इन द इयर्स दैट फॉलोड जितने भी मर्चेंट थे सूरत के उनको ढेर सारा लॉस फेस करना पड़ा।
द इंग्लिश टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, जितने भी इंग्लिश थे उन्होंने इस सिचुएशन का बहुत ज्यादा एडवांटेज उठाया और उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया और कंट्रोल कर दिया ओवर हाफ ऑफ द ट्रेड को। जो डच थे उन्होंने भी कंट्रोल कर दिया था अबाउट 1/10 ऑफ द ट्रेड को। नाउ कमिंग टू ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। सो अगर हम ट्रेडर्स की बात करते हैं तो उनका बहुत ही रेपुटेटेड पोजीशन था सोसाइटी में, एंड देयर वर बोथ स्मॉल एंड बिग ट्रेडर्स इन दी टाउन्स। और टाउन्स में हमें बड़े ट्रेडर्स भी देखने को मिले हैं और छोटे ट्रेडर्स भी देखने को मिले हैं। जो बड़े ट्रेडर्स हुआ करते थे उनकी खुद की शिप हुआ करती थी, बिग पैलेसेस हुआ करते थे, एंड वो एक्सपेंसिव क्लोथ्स को पहना करते थे, एंड वो अपने हॉर्सेस को चलाते थे और उनकी बॉडी पूरी तरीके से गार्ड होती थी बैनर्स के साथ, एंड वेपन्स के साथ वो मर्ज किया करते थे, राइट। दे वर गिवन ड्यू रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, और उनको सोसाइटी में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी दी जाती थी, एंड दे गॉट बिल्ड वेल्स, पॉन्ड्स, टेम्पल्स, धर्मशाला फॉर द पब्लिक वेलफेयर। ये सारी चीजें उनको मिलती थी। जो स्मॉल ट्रेडर्स हुआ करते थे वो छोटे घर में रहते थे, एंड उनकी लाइफ काफी ज्यादा सिंपल हुआ करती थी। उन्होंने कभी भी शो ऑफ नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरते थे कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनसे छीन ली जाएगी, एंड जितने भी रूलिंग क्लास के लोग हैं वही उनकी प्रॉपर्टी को छीन लेंगे। स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स वो सबसे ज्यादा ट्रेडेड आइटम्स हुआ करती थी, एंड जो ट्रेडर्स होते थे बच्चों वो फॉर्म करते थे गिल्ड्स को एंड ट्रैवल करते थे इन कारावैंस। जो फेमस गिल्ड्स हमें देखने को मिले हैं वो हमारे मनी ग्रामन एंड नाना देसी देखने को मिले हैं। देयर वर आल्सो कम्युनिटीज ऑफ ट्रेडर्स जैसे कि Kshatriyas and Marwadi Oswal as well. The Indian spices and cloth were in great demand उस टाइम पे। जितने भी इंडियन के स्पाइसेस थे, जितने भी कपड़े थे, वो बहुत ज्यादा डिमांड में हुआ करते थे, एंड इनको परचेस कौन करते थे बच्चों? इटालियन ट्रेडर्स। They eventually reached Europe and European traders were drawn to India। और इवेंचुअली हुआ क्या बच्चों? ये यूरोप तक पहुंच गए और जितने भी यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो धीरे धीरे इंडिया में आ गए। नाउ जो क्राफ्ट्समैन है बच्चों वो ट्रेन्ड पीपल होते हैं जो कि अलग अलग गुड्स को बनाते हैं, एंड दे मेड लग्जरी गुड्स फॉर द किंग, नोबल्स एंड वेल्दी पीपल। और वो क्या करते थे? जितने भी लग्जरी गुड्स होते थे उनको बनाया करते थे, जितने भी नोबल पीपल हैं उनके लिए, या फिर जो भी राजा हुआ करते थे उनके लिए। उसके बाद उन्होंने प्रोड्यूस भी किया था गुड्स को ऑन अ वेरी लार्ज स्केल फॉर द लोकल एंड द एक्सपोर्टर्स एज वेल, राइट। जो क्राफ्ट्समैन थे अंडर मुगल एम्परर्स उन्होंने प्रैक्टिसाइज किया था बहुत सारे अलग अलग आर्ट को, एंड उन्होंने काम भी किया था और प्रोड्यूस भी किया था गुड्स को फॉर द रॉयल फैमिली। जो क्राफ्ट्समैन विलेज में हुआ करते थे, टाउन्स में हुआ करते थे, उन्होंने ढेर सारे गुड्स को बनाया था जिनको लोकल मार्केट्स में बेचा जाता था। नाउ कमिंग टू टाइम टू रिकॉल। सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वेरियस इंपॉर्टेंट टाउन्स जो कि फ्लरिश हुए थे ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड। द सेंटर्स वेयर द रूलर्स ऑफ मेडिवियल पीरियड हेल्ड देयर कोर्ट, वो बहुत रैपिडली ग्रो हुआ, एंड उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव और कैपिटल टाउन्स के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे टाउन्स ग्रो हुए एंड फेमस टेम्पल्स भी हमें देखने को मिले, और ऐसे टाउन्स को हम क्या बोलते हैं? पिलग्रिमेज सेंटर्स। ट्रेड और कमर्शियल टाउन्स वो भी ग्रो हुए ड्यू टू देयर कमर्शियल एक्टिविटीज। हम्पी क्या है बच्चों? कैपिटल हुआ करता था विजयनगर का, एंड इट वाज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का इन 14th सेंचुरी, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था ये ट्रेड का इन कॉटन एंड स्पाइसेस। जो सूरत है बच्चों वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था अपने टेक्सटाइल ट्रेड के लिए, एंड बहुत ही चीफ क्या था बच्चों? पोर्ट था अंडर दी मुगल्स। सो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।